गुड मॉर्निंग क्लास। श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से आज मैं आपके सामने BF सेकेंड ईयर में आपका यूनिट 3 में हम अप्रोचेस आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अप्रोचेस जो हैं वो एक नॉर्मल व्यक्ति और एक एबनॉर्मल व्यक्ति दोनों पे ही अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो जो अप्रोचेस हम पढ़ने वाले हैं उनको एक तरीके से हम दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसे कोई टेंशन नहीं है। तो अप्रोचेस आप ऐसे फॉर्म में पढ़िएगा कि जिसमें एक नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों बिहेवियर को हम एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोचेस में 5 से 6 अप्रोच आपके रहेंगे। ठीक है, सभी अप्रोच अलग अलग एरिया को कवर करते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को बताते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला आपका एरिया है मनोगत्यात्मक मॉडल, ये आपका पहला अप्रोच है। ठीक है, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट अप्रोच करेंगे, उसके अगले दिन अगला अप्रोच। ओके, तो आपका फर्स्ट अप्रोच है मनोगत्यात्मक मॉडल, यानी कि साइको डायनामिक या साइको एनालिटिक अप्रोच। ओके, तो ये आपका जो मॉडल है इसको आज हम देखेंगे। तो ये आपका प्रेजेंट किया था सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है, आपका 90th सेंचुरी जब फिनिश हो रही थी, ख़त्म हो रही थी, तब उनका ये अप्रोच प्रेजेंट हुआ था। और ये अप्रोच बहुत ही इफेक्टिव अप्रोच है, जिससे हम एक नॉर्मल व्यक्ति और एक एबनॉर्मल व्यक्ति दोनों व्यक्तियों की लाइफ को स्टडी कर सकते हैं और उन पर ट्रीटमेंट भी इनके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो साइकोडायनामिक अप्रोच में जो आपका फर्स्ट, अगर इसकी बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, जैसा कि हम बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में कि ये सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। ठीक है, ये आपका सर 1800 फिनिश समथिंग एंड में दिया था इन्होंने, 1890 के बाद ही आया था उनका ये अप्रोच। और उसके बाद इसमें जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। तो आपका इनमें पहली विशेषता है कि जो साइकोडायनामिक मॉडल है वो क्या निर्धारित करता है, मानव व्यवहार को निर्धारित करने में जो मानसिक क्रियाएं, मतलब जितनी भी मेंटल प्रोसेस जिनकी वजह से एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को डेवलपमेंट मिलता है, एक व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलप होती है, वो सब कुछ मनोगत्यात्मक मॉडल के अकॉर्डिंग हम अकाउंट या एनालिसिस उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मतलब जितनी भी मेंटल प्रोसेस व्यक्ति के साथ चलती हैं उनके अकॉर्डिंग जो पर्सन का परसेप्शन है या पर्सनालिटी है वो डेवलप होती है। ठीक है, सेकेंड है सामान्य और असामान्य व्यवहारों में मनोगत्यात्मक मॉडल का रोल। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति नॉर्मली बिहेवियर करे या एबनॉर्मली बिहेवियर करे, दोनों ही बिहेवियर को हम साइकोडायनामिक मॉडल की हेल्प से माप सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। ये एक ऐसा मॉडल है जो नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों बिहेवियर को मेजरमेंट कर सकता है। थर्ड है मनोगत्यात्मक मॉडल के अंतर्गत नैदानिक मूल्यांकन। तो नैदानिक क्यों? नैदानिक का मतलब क्या होता है, जब हम क्लिनिक में किसी पेशेंट को ठीक करते हैं, क्लिनिकल को ही नैदानिक बोलते हैं ना। हाँ, तो क्लिनिक में जब किसी मेंटल पेशेंट को ठीक करते हैं तो यानी कि ये जो मॉडल है वो जो मेंटल पेशेंट है उनके ट्रीटमेंट और उनकी सिम्टम्स और उनके कारणों को जानने में भी हेल्प कराता है। फोर्थ पॉइंट है मानव व्यवहार की नींव। तो साइकोडायनामिक मॉडल बहुत शानदार मॉडल है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ों का पता लगा सकते हैं जो पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ के होने की वजह से शेयर नहीं करता है, लेकिन वो चीज़ें उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक प्रभाव उस पर डालती हैं। ठीक है, तो जब मानव व्यवहार को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कोई चीज़ डाले तो वो जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, अब अगली बात करेंगे हम लोग नेचर की, स्वरूप की। तो ये पूरा सार है, इसमें एक पॉइंट और बचा है। ठीक है, तो इसको एक पॉइंट अभी बाद में लिखाएंगे अपन लोग। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग बात करें इसमें, तो देखिए, तो इसमें जब हम बात करते हैं नेचर की कि जो साइकोडायनामिक अप्रोच है वो है क्या, तो साइकोडायनामिक अप्रोच में कुछ पॉइंट हैं जिन पॉइंट को अगर आप समझ लेंगे तो आपको पूरा अप्रोच समझ में आ जाएगा। जैसा कि फ्रॉइड है, फ्रॉइड ने 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताई हैं। एक तो हमारे मन की अवस्थाएं, जिसे अपन लोग कहते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, और दूसरा बताइए हमारे क्या बोलते हैं, चेतना की अवस्थाएं। तो चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, यानी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ठीक है, और उसके बाद आपका है थर्ड सेल्फ डिफेंस या फिर डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये 3 आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चौथा पॉइंट होता है आपका मानसिक निर्धारण का, यानी कि मानसिक रूप को कौन कौन निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये इसमें कॉन्फ्लिक्ट और मोटिवेशन चलेगा। और 5वां पॉइंट आपका है जो इसमें मेंशन नहीं है, चौथा, कि उसमें सबसे ज़्यादा क्या दिखाया गया है, उसमें आपका देखा गया है, देखिए
तो जैसे कि अगर हम लोग पहले पॉइंट की बात करते हैं तो पहले लिखा हुआ है मानसिक निर्धारण, ठीक है। तो मतलब हमारा जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसे क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन करती हैं, किन किन चीज़ों की वजह से हमारा मेंटल जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होती है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा है मोटिवेशन। देखिए हम लोग डेली लाइफ में हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि इन कॉन्फ्लिक्ट को हम मतलब एक तरीके से हम कैसे बाहर आए इन कॉन्फ्लिक्ट से, हमें ऐसा लगता है कि हम ये करें कि वो करें, ठीक है, हम बहुत बुरे फंस जाते हैं। तो वो भी हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो डिसीजन आप लेते हैं वो डिसीजन आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है, और उस डिसीजन की वजह से अगर पास्ट में कोई गलतियाँ होती हैं तो वो भी आपका मैटर करती है। तो पास्ट और फ्यूचर दोनों ही उस डिसीजन के बेस पे होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट से हमारी पर्सनालिटी ग्रो भी करती है और हो सकता है कि नीचे भी आ जाए, ठीक है। उसमें है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है पर्सन की पर्सनालिटी को डेवलप करने में। अगर पर्सन के अंदर कुछ करने का मोटिवेशन है तो पर्सन कुछ ना कुछ करने की हिम्मत रखेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं कर सकता है तो ऑब्वियस है फिर उसके अंदर मोटिवेशन नहीं, तो उसकी पर्सनालिटी उस वे में डेवलप भी नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका मानसिक संरचना, ठीक है। तो मानसिक संरचना यानी कि मेंटल स्ट्रक्चर। अब मानसिक जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो दो फॉर्म में बनता है, एक तो हमारी चेतना की अवस्थाओं के रूप में और दूसरा हमारे मन की अवस्थाओं के रूप में। तो पहले दिया है अकारात्मक संरचना, ठीक है, मतलब जो एक तरीके से जो हमेशा एक जैसी रहती है, मतलब जो ऐसे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है अनुभवों के अकॉर्डिंग। मतलब अकारात्मक वो संरचना होती है जिसमें एक्सपीरियंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी क्रियाएं होती हैं जो मतलब एक तरीके से आवश्यकता अनुसार बदलती रहती हैं। जैसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा थक जाता है तो उसे सोना होता है, ठीक है, तो यानी कि उसे अनकॉन्शियस में जाने की ज़रूरत होती है, और जब अनकॉन्शियस की स्टेजेस कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर वो कॉन्शियस आ जाता है, ठीक है। तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस बना ही रहता है। तो ये एक्सपीरियंस का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये ऐसी क्रियाएँ जो हमेशा एक जैसे चलती हैं और इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका जो पहला है कॉन्शियस और दूसरा है अनकॉन्शियस, तीसरा सबकॉन्शियस। तो कॉन्शियस मीन्स होता है कि जैसे अभी आप बिल्कुल होशावास में बैठे हैं, फ़ोन हाथ में लिए हैं और बिल्कुल ध्यान से आप अपनी स्लाइड को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका है ये क्या कहलाएगा? ये आप कॉन्शियस स्टेज में हैं, क्योंकि आप सब कुछ ध्यान से सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। और हम अगर आपसे रिप्लाई पूछेंगे तो जो भी आपके डाउट होंगे तो आप वो भी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप फुल्ली कॉन्शियस हैं अपने आसपास के वातावरण के लिए। सेकंड पॉइंट है आपका सबकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस में जो भी बच्चा होता है या जो भी पर्सन है वो थोड़ा सा नींद में या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा बेहोशी की अवस्था में होने लगता है। इसमें व्यक्ति अवेयर तो होता है अपने आसपास के वातावरण के बारे में, लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर इस टाइम पे कोई शोर शराबा तेज हो जाए तो व्यक्ति फिर फुल्ली अवेयर हो जाता है, क्योंकि उसकी जो उसका कॉन्शियस लेवल है वो मतलब प्योर कॉन्शियस में आ जाता है सबकॉन्शियस से रिटर्न, ठीक है। थर्ड है अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस जो आपका है, अनकॉन्शियस में भी एक तरीके से अगर बात करें तो अनकॉन्शियस में व्यक्ति बिल्कुल नींद में होता है या कोमे की अवस्था में होता है या हो सकता है बेहोश हो, ठीक है। तो इन अवस्थाओं में जब व्यक्ति होता है तो उसे अनकॉन्शियस स्टेज कहते हैं, ठीक है। अब आप समझ में आ ही रहा होगा आपको कि आपका जो कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस है, इन तीनों अवस्थाओं में आपका एक्सपीरियंस का कोई भी प्रभाव या इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। ये तो जेनेटिक स्टेजेस है, बायोलॉजिकल कंडीशन से जुड़ी होती हैं जो कि हमारे बॉडी की हाइजीन के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है गत्यात्मक संरचना। इसमें आता है क्या? गत्यात्मक का मतलब होता है चलित फिरित, मतलब जो चीज़ें मूव करती रहती हैं, जो चीज़ चलती रहती हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें चलती रहेंगी वो ऑब्वियस है मूव करेंगी। जो मूव करती हैं वो मूव क्यों करती हैं? वो अनुभव के अकॉर्डिंग। जब पर्सन का एक्सपीरियंस और लर्निंग हो जाती है तो पर्सन के अंदर वो चीज़ें गत्यात्मक रूप में होती हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है इसमें क्या बोलते हैं? इड, और फिर दूसरा है ईगो, तीसरा है सुपर ईगो। तो इड मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति केवल और केवल अपने को सर्वोसर्वा या अपने बारे में ही सोचकर काम करता है, तो यानी कि उसके ऊपर इड हावी होता है। सेकंड पॉइंट में ईगो, ठीक है। तो ईगो क्या होता है? ईगो आपका जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा जो पैदा होता है, आपने देखा होगा, आप कोई भी चीज़ खाने पीने के लाएंगे, खेलने के लाएंगे, कुछ भी लाएंगे, 3-3.5 साल तक जब तक वो होता है तब तक उससे हर चीज़ पूरी चाहिए। ना तो वो किसी से शेयर करता है और ना ही वो चीज़ किसी को दे सकता है, ठीक है। आप अगर धोखे से उससे ले लोगे, वो समझ नहीं पाएगा तो बात अलग है। बाकी वैसे उसको हर एक चीज़ पूरी चाहिए
उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर इड बहुत ज़्यादा हावी होता है। सेकेंड है ईगो। ईगो 3 से 4 साल के बाद डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसमें व्यक्ति की, जैसे हम लोग लर्निंग कराते हैं ना बच्चे की, कि आपको देखिए बेटा ये पूरा नहीं, आपको ये देना सीखना चाहिए, है ना, और आपको ये शेयर करना चाहिए, ये गलत बिहेवियर है, तो बच्चे को थोड़ा सिखाते हैं कि बेटा ये अच्छा है, ये बुरा है, ये आपको इतना करना चाहिए, तो वो उसकी लर्निंग होती है। और जब वो स्कूल एज में आता है, जब वो पढ़ने लिखने लगता है, तो उसके अंदर सुपर ईगो भी डेवलप हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अपने आसपास कई समाज में उठना बैठना उसका शुरू हो जाता है, वो मिलना जुलना शुरू करता है, लोगों से उसकी बातचीत शुरू होती है, उसका केयरिंग बिहेवियर स्टार्ट होता है। तो जो 6 से 7 साल की एज होती है, इस टाइम पे उनका सुपर ईगो डेवलप होता है, वो भी लर्निंग के अकॉर्डिंग। अगर लर्निंग ना करा जाए तो सुपर ईगो उतने अच्छे से डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो लर्निंग के ऊपर ही डिपेंड है कि सुपर ईगो कब तक आपका ग्रोथ करता है। ठीक है, तो जब ये बांटने वाली जो बात होती है ना, शेयरिंग इज केयरिंग, वो सुपर ईगो में ही आती है। ठीक है, फोर्थ है आपका रक्षात्मक रचनाएं। आपने देखा होगा हमारे आसपास जब भी जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो छोटी सी भी अगर हमसे गलती हो जाती है तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो गलती हम ऐसे किसी छोटे बच्चे पर डाल दें ताकि हमें डांटना पड़े, क्योंकि अगर हम बड़े हैं घर में तो हैं, लेकिन अगर बच्चा ना हो घर में, ठीक है, तो आप कुछ और बहाना बनाने का कोशिश करोगे, मतलब ऐसे। तो ये क्या होता है, जब अपन गलती करते हैं तो अपन बचने की कोशिश करते हैं सजा से, तो इसीलिए इसे कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, इसका मतलब होता है रक्षात्मक रचनाएं। लेकिन ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, ये एबनॉर्मल लोगों के लिए। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई व्यक्ति एबनॉर्मली कोई भी गलत काम करता है, उस सजा से बचने के लिए खुद को अब उस सिचुएशन से बाहर रखने के लिए कुछ ऐसे बहाने बनाता है, एक एबनॉर्मली ऐसी सिचुएशन बताता है कि व्यक्ति उसकी गलती ना निकाले, लेकिन वास्तव में उसकी गलती होती है। ठीक है, इसके बाद फ्रॉइड ने 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस भी बताई हैं। ठीक है, जिसको पहली स्टेज को कहते हैं ओरल, दूसरी कहते हैं एनल, तीसरी को है फैलिक, चौथी है लेटेंसी और 5वीं है जेनिटल। ठीक है, तो ये सब स्टेज बाय स्टेजेस हैं जिसे अपन लोग कल क्लास में देखेंगे। ओके।